हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो जैक बोर्ड ने आप लोगों का जो मॉडल क्वेश्चंस तैयार किया है उसका हम आज सलूशन बताने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो से पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए, तो वहाँ पर आप लोग जा कर के सेक्शन ए और सेक्शन बी को आप लोग एक बार देख लेंगे जो नहीं देखे होंगे। और आज हम आप लोगों को सेक्शन सी जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसको बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग सभी वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे ताकि आप लोगों को बहुत सारे शब्दावली टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या सावधानी, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें यूज़ करना है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, है ना, ताकि आप उस चीज़ से आइडेंटिफाई हो जाएंगे और गलतियां, मिस्टेक्स ना हो आप लोगों के सामने। ये चीज़ आप लोग पहले से आश्वस्त हो जाएंगे, इंश्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन से पूछा था सेक्शन सी में, चूँकि आप लोगों को पता है सेक्शन सी में जो है आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। तो प्रयास करना है कि क्वेश्चन को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया रहता है तो 2 पार्ट में डिवाइड करके अगर रहता है तो दोनों का आंसर आप लोग को करना है। और आप वही क्वेश्चन को टच करेंगे जो दोनों पार्ट सेक्शन है ना, जिस क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का आपको आता हो तभी आप उस क्वेश्चन को टच करेंगे। अदरवाइज उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन को टच करें, जो आप लोग का बढ़िया से आता होगा उसी को टच करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कि राइट ए प्रोग्राम इन C++, है ना, टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ओड नंबर्स, है ना, कि 5 ओड नंबर को हम लोग को जोड़ने का। कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, यहीं पर देता है एवरेज निकालने के लिए, फाइंड द एवरेज ऑफ एनी 5 ओड नंबर, या कह देगा कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ओड नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, है ना, यूजिंग कंस्ट्रक्टर जो मेंबर फंक्शन पढ़ाए थे उससे दे देगा हम लोगों को बनाने के लिए। तो ध्यान से देख लोगे कि क्या दिया है, उसी के अनुसार से जो है काम करना है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को बनाने का बहुत 2-3 गो मेथड है ना। अगर इस प्रोग्राम को चाहो तो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, और क्लास और ऑब्जेक्ट से अगर नहीं बनाते हो तो आप नॉर्मल जैसे हम लोग पहले बनाते थे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के मेथड से, है ना, उससे भी बना सकते हो, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया पहले कि ये हेडर फाइल जो आप लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं तो इंक्लूड कर दिए। देन क्या किए, मेन फंक्शन, चूँकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से, तो मेन फंक्शन तो हम लोग यहाँ पर दे दिए। इसके बाद क्या किया, फर्स्ट देखो यहाँ पर सेमीकोलन भूल गए थे, और वो सेमीकोलन दे लेंगे। सबसे पहले काम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो हम आप लोगों को प्रोग्राम बनाने का स्टेप्स एक बार आप लोगों को बता देना चाहते हैं। ये हर प्रोग्राम में जो स्टेप्स को क्या करते हैं लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले काम होता है कि जो प्रोग्राम को पहले पढ़ लो, प्रोग्राम पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितना आइडेंटिफायर का ज़रूरत पड़ेगा। उसका डिक्लेरेशन आप क्या करोगे, सबसे टॉप लाइन में आप करोगे अपने आफ्टर मेन फंक्शंस के नीचे अपने फंक्शन डिफिनेशन पार्ट का फर्स्ट लाइन क्या होता है, डिक्लेरेशन। सबसे पहले डिक्लेयर करोगे कि कौन कौन सा वेरिएबल होगा। ठीक है, देन क्या करोगे, जो डिक्लेरेशन करोगे उसमें से इनपुट का वेरिएबल भी होना चाहिए, प्रोसेस का भी वेरिएबल होना चाहिए, और आउटपुट का भी वेरिएबल होना चाहिए जिसमें तुम आउटपुट को रखोगे, है ना। तो ये सिंपल तो सम करना है, तो इसमें हम लोग को मेनली क्या करना है, इनपुट के लिए, और जिसमें हम आउटपुट भर के रखेंगे सम करके, उसके लिए वेरिएबल ले लिए वो सम नाम का वेरिएबल, और 5 को ले लिए अलग अलग आइडेंटिफायर जिसमें क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग का वेरिएबल जो है बच्चों, वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन का लाइन कहते हैं। ये हर प्रोग्राम में ये नियम को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज जो होता है उसको कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट स्टेटमेंट, या उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनपुट जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जहाँ भी आप पढ़े होंगे आपके टीचर जरूर बताए होंगे, हम भी अपने क्लास में हमेशा इस चीज़ को बताते रहते हैं कि इनपुट जो होता है हम लोग 2 तरह से इनपुट लेते हैं। एक को कहते हैं कंपाइल टाइम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम इनपुट हम लोग बोलते हैं, और एक को कहते हैं रन टाइम इनपुट हम लोग कहते हैं। ठीक है,
तो कंपाइल टाइम इनपुट से हम बहुत ही कम क्वेश्चंस को बनाया जाता है। लगभग जब भी आपको क्वेश्चन बना रहे हो तो वो रन टाइम से बनता है, क्योंकि रन टाइम से जो क्वेश्चन बनता है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम बनता है और वो यूजर फ्रेंडली बनता है, सबके लिए बनता है, ठीक है। लेकिन कंपाइल टाइम के से अगर यदि आप जो प्रोग्राम को बनाते हो तो वो क्या होता है, सिंगल एक ही यूजर के लिए बनता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है एज कम्पेयर रन टाइम। इसलिए आप प्रयास करोगे, ट्राई करोगे, जब भी कोई क्वेश्चन का एग्जाम में अगर आता है तो उसको रन टाइम में बनाने का प्रयास जरूर करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आ गया सब लोगों को कि सेकेंड जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इनपुट का होता है, ठीक है। तीस है ना, डिक्लेरेशन हो गया, इनपुट हो गया। और नेक्स्ट जो हम लोग का जो होता है प्रोसेस, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, थर्ड में जो बोलते हैं उसको कहते हैं लोग, तीसरा में प्रोसेसिंग। प्रोसेस के लिए तुम जो काम करो, स्टेटमेंट लिखोगे, ये लिखोगे। और लास्ट जो है एंड फोर्थ जो हम लोग का है वो है आउटपुट, मतलब रिजल्ट तुम जो प्रिंट करोगे वो सबसे नीचे करोगे। अगर जो बच्चे इस चीज़ को अगर समझ में, अगर जिसको आ जाता है ना, तो उसको प्रोग्राम करना बहुत कठिन नहीं होता है। इसलिए हम सोच रहे थे कि यदि कोई बच्चे अभी तक अगर प्रोग्राम को नहीं सोच पा रहे होंगे तो कम से कम अगर इसके बता देने के बाद अगर आप लोग समझ में अगर आ जाएगा तो बढ़िया है कि आप क्वेश्चन को ज़रूर बना के आओगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम किए हैं कि पहले इनपुट, पहले फर्स्ट लाइन यहाँ पर क्या कर दिए लोग, डिक्लेरेशन हम लोग कर दिए। नेक्स्ट क्या किए, एक मैसेज दिए, देखो ये अलर्ट मैसेज है। जैसे लोग जब लोग मोबाइल खोलते लिखता है इंटर योर पिन, उसी प्रकार से एक मैसेज दिए इंटर एनी 5 ओड नंबर। उसके बाद क्या किया, हम लोग इनपुट ले लिए। देखो इसी का आता है रन टाइम। रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीन का प्रयोग करते हैं। और यदि आप कंपाइल टाइम से अगर लिखते, अगर कंपाइल टाइम से प्रोग्राम बनाते तो आपको नंबर मतलब नहीं कटेगा, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हम आपको पहले बता दिए, ठीक है। तो इसके जगह पर आप क्या लिखते, दोनों लाइन के जगह पर आप डायरेक्टली लिख लेते कि एज इक्वल टू 10, नहीं ओड नंबर बोल रहा है तो एज इक्वल टू 11 है ना, बी इक्वल टू 13, सी इक्वल टू 7। इस प्रकार से पांचों अलग अलग जो आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, उसमें हम अलग अलग कोई भी एनी ओड नंबर ले लेते यहीं पर, जिसमें डिक्लेयर किए उसमें ले सकते थे, या तो ये जो सी आउट का जहाँ लाइन लिखे यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। बाकी बात ये जो प्रोसेसिंग का जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग, जो भी बता रहे थे थर्ड स्टेप में हम लोग, ये प्रोसेसिंग जो हम लोग का होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख दिए। ये तो लिखना ही पड़ेगा हर चीज़ के लिए, चाहे वो कंपाइल टाइम का हो चाहे रन टाइम का हो। उसके बाद क्या किया, प्रिंट करके हम लोग दिखा दिए कि ये मैसेज है, ये तो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा हम लोग का, और जो भी सम होगा उसको प्रिंट करके दिखा दिए। तो सिंपल ये क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोग्राम लिखना था जिसमें 5 नंबर का ऑर्डर ले करके हम लोग को प्रिंट करके दिखा देना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। यही आप लोग का पढ़ा रहे हैं तो आप लोग से हम कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस तो एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, देखो अगर यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि इससे हम लोग को और मोटिवेट मिलता है कि अच्छा से अच्छा बच्चों को हम सजेस्ट करें, गाइड करें, और अभी से एग्ज़ाम तक आप लोग को बहुत सारा मटेरियल देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाए, और यही हम दुआ करते हैं। चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, बार बार पूछता है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर इनलाइन फंक्शन क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो आज आप लोग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इनलाइन फंक्शन क्या होता है, और राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या इसका इनलाइन फंक्शन का है ना वो पर्पस है, क्यों देते हैं। और दूसरी बात है कि इनलाइन फंक्शन लगभग ईयर जो है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछ ही देता है। ये हमारे नज़र में जो है ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, VVI है, जिसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। बहुत लोग क्या करता है, इसको पढ़ाता नहीं, छोड़ देता है बीच में ही, तो ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कहता है इनलाइन, देखो सबसे पहले क्या इनलाइन एक कीवर्ड भी है, तो आप लोग एग्जाम में क्या लिखोगे, इनलाइन एक फंक्शन होता है, ये स्पेशल फंक्शन है। सबसे पहला बात क्या लिखोगे, इनलाइन एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का हम यूज़ बहुत ही खास और स्पेसिफिक पर्पस में ही करते हैं, हमेशा इसका यूज हम करते नहीं हैं। तो कहता है एन इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन हुज कोड इज कॉपीड, जिसका जो कोड होता है जो हम लिखते हैं उसके नीचे डिफिनेशन पार्ट में वो कॉपी हो जाता है डायरेक्टली इनटू द है ना कॉलिंग फंक्शन कोड,
जो फंक्शन को कॉल करता है वो ऑटोमेटिक उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता है बाय द कंपाइलर। ये कॉपी कौन करता है? कंपाइलर करता है। इससे क्या होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। जिस चीज़ को तुम बार बार यूज़ करना चाहते हो, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसी के आगे हम क्या लगाते हैं? इनलाइन लगाते हैं, ताकि क्या होता है कि कंपाइलर उसको जल्दी से क्या करे, वहाँ से कोड को कॉपी करके और एग्जीक्यूशन के लिए वो लगा दे। देन वी नॉट नीड टू क्रिएट ए सेपरेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, ताकि हमें अलग से जो है हमको कोडिंग करना ना पड़े, है ना, और प्रोग्राम का लंबाई छोटा हो और डिबगिंग करने में हम लोग को आसानी हो। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, किसी फंक्शंस के पहले क्या लगा देते हैं? इनलाइन कीवर्ड लगा देते हैं, ताकि वो डिफिनेशन पार्ट, देखो एग्जांपल यहाँ तुमको दिए हुए एकदम देख सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो ये मैक्स नाम का एक फंक्शन हम यहाँ बनाए हैं, उसके नीचे डिफिनेशन पार्ट इसको कहते हैं। देखो ये डिफिनेशन पार्ट में कोडिंग किए हुए हैं, और इस फंक्शंस के पहले यहाँ इनलाइन नाम का कीवर्ड को लगा दिए। इससे क्या होगा? कंपाइलर देखेगा कि जिस फंक्शंस डिफिनेशन के पहले यहाँ कीवर्ड लगा हुआ है इनलाइन, उसके जो नीचे जो है हम लोग का स्टेटमेंट लिखा हुआ, उसको डायरेक्टली कॉपी करके एग्जीक्यूशन के लिए लगा देगा। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रोग्राम लोग का फास्ट होता है, स्पीड में होता है। ताकि जैसे देखो एक्चुअली में होता क्या है, और भी आप लोग को एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि यहाँ पर वीडियो साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, उसका जो पीए होता है यहाँ पर है। तो सबसे पहले कोई फाइल पब्लिक अपना फाइल लेके जब जाता है ना, तो सबसे पहले पीए को देता है। अब अगर यदि कोई इमरजेंसी, कोई मान लो ये ला फाइल इमरजेंसी है, तो पीए क्या करेंगे? उसमें इमरजेंसी लिख देता है, ताकि वीडियो सबसे पहले इस फाइल को चेक करेंगे, देखेंगे, उसका रिस्पॉन्स जल्दी करेंगे। बस उसी प्रकार से इनलाइन एक स्पेशल कीवर्ड है, स्पेशल फंक्शन। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इमरजेंसी पेशेंट को पहले देखते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल पेशेंट को देखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि पहले वो क्या करेगा कि जिसके पहले इनलाइन फंक्शन लगा हुआ रहता है, उसको कंपाइलर क्या करेगा? फास्ट में एग्जीक्यूशन करेगा। तो इस तरह का स्पेशल केसेस में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसको हम इस्तेमाल करते नहीं है। इसलिए बहुत सारे टीचर से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनलाइन फंक्शंस को ध्यान नहीं देते, लेकिन इनलाइन फंक्शन है कोई स्पेशल फंक्शन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का 12th क्लास में जो स्पेशल फंक्शन जो है हम लोगों का ना, वो मेनली जो पढ़ना रहता है वो एक इनलाइन फंक्शन है, एक रिकर्सिव फंक्शन है ना, एक आपका फ्रेंड फंक्शन है, एक स्टैटिक फंक्शन है। तो इस प्रकार से इस सब से क्वेश्चन जो एक दो को पूछ ही देता है एग्जाम में। तो जगह जगह पर हम आप लोग को बताते चलेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन में देखो एक चीज़ और लिखा हुआ था कि राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहले आप क्या करोगे? पहले लिख दोगे, डिफिनेशन लिख दोगे इसका। अगर इसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाओगे। टेलीग्राम चैनल में हम इसका PDF हम सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके जा करके देख लोगे। ठीक है, चलो तो क्या इसका एडवांटेज है उसको देखो। सबसे पहले क्या कह रहा है देखो, है ना, स्मॉल सिंपल फंक्शन, है ना। कोडिंग करना इसके लिए इसका जो कोड होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और बहुत लेंथी प्रोसेस में लोग लिखते नहीं है। देखो लिखा है, इट इज़ द बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल सिंपल फंक्शंस दैट आर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली, ताकि वो जल्दी से फ्रीक्वेंटली कॉल हो सके, बार बार कॉल हो सके, समय कम लगे, है ना। इसलिए क्या करते हैं, इनलाइन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस को क्या करता है? इम्प्रूव करता है ना, ताकि वही लिखा दिए, इट कैन इम्प्रूव एग्जीक्यूशन टाइम बाय अवॉइडिंग कॉल ओवरहेड ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? इजी डिबगिंग करने में क्या आसान हो। डिबगिंग मतलब क्या आता है? हम बताए थे ना, बग को ही क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में? ईरर। क्या बोलते हैं? ईरर। और आप एक प्रोग्राम में कहाँ, हम जो लंबा को प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कहाँ फॉल्ट है, ये चीज़ को अगर हम खुद से अगर आइडेंटिफाई करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। तो डिबगिंग करने में क्या होता है, हमें ईजी होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, सिंपल होता है। इट इज़ एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, क्योंकि ये कंपाइल टाइम जिसमें लोग कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को ना, उसी समय ये एक्सिक्यूट करता है। सो इजी टू डिबगिंग। सो डिबगिंग करना क्या होता है, इसके लिए हम लोगों को आसान पड़ता है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ आता है
डिसएडवांटेजेज ऑफ इनलाइन फंक्शन। क्या इसका हानि है? कोड डुप्लीकेशन। नॉट ऑल इनलाइन फंक्शंस कैन बी इनलाइंड बाय द कंपाइलर। देखो कंपाइलर हर फंक्शंस को इनलाइन नहीं कर सकता है। जैसे अभी जो बताया आपको कि अगर यदि डॉक्टर को दिखाने के लिए अगर 10 गो पेशेंट अगर आया है तो हर पेशेंट इमरजेंसी ही नहीं होगा, कुछ ही ऐसा फंक्शन होगा, कुछ ही ऐसा पेशेंट होगा जो इमरजेंसी होता है। हर पेशेंट इमरजेंसी नहीं होता है, हर फाइल इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी फाइल नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वही यहाँ कह रहा है कि नॉट ऑल इनलाइन फंक्शन कैन बी इनलाइंड। हर फंक्शंस को हम इनलाइन फंक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द कोड में भी डुप्लीकेट हो सकता है। अगर यदि सबको कर देंगे तो सब बोलेगा हम ही इमरजेंसी हैं, तो फिर किसको देखेंगे पहले, किसको देखेंगे बाद में, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया कोड डुप्लीकेशन। कोड का डुप्लीकेशन होने का संभावना रहता है। इंक्रीज कोड साइज, है ना। कोड का जो साइज अगर हम बार बार हर फंक्शन में इनलाइन जोड़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो कोड का लंबाई भी बढ़ते जाएगा। ओवर यूजिंग इनलाइन फंक्शन कैन लीड टू कोड ब्लॉट एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस। और फिर वो ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो ओवर यूज हो जाएगा, तो वो भी बेस्ट हम लोग के लिए नहीं होगा। तो कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये कभी कभी पूछता देता है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेके रख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन डाटा टाइप्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप विथ एग्जाम्पल। C++ में डाटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है, और डाटा टाइप्स क्या होता है, और ये क्या कह रहा है हम लोग का कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप, और डिफरेंट टाइप का कौन कौन सा होता है। तो कहता है कि ये डाटा टाइप इज कैटेगरी ऑफ डाटा वैल्यूज दैट आर यूज्ड इन ये प्रोग्राम। एन ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि डाटा टाइप जो होता है वो डाटा का एक कैटेगरी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डाटा होता है वो सब सेम प्रकार का नहीं होता है, सब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है। और हम हर डाटा को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसी हम लोग यहाँ कहते हैं डाटा टाइप्स। कहता है कि ये डाटा टाइप इज ए कैटेगरी ऑफ डाटा वैल्यूज दैट आर यूज्ड इन प्रोग्राम, जिसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट का अपना डिफरेंट टाइप्स होता है, सो वी क्लासीफाई इट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसलिए हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो जो डाटा टाइप पहले से बना होता है उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स, या उसको बोलते हैं क्या, बिल्ट इन डाटा टाइप। देखो यहाँ लिखा भी दिए हैं, इसको बिल्ट इन टाइप कहते हैं या प्राइमरी कहते हैं, या इसके और भी नाम है फंडामेंटल। कैसे बोलते हैं, फंडामेंटल, जो पहले से बना हुआ रहता है। और जिसको हम बनाते हैं अपना खुद के पर्पस के लिए, खुद के यूज़ के लिए, तो उसको कहते हैं डिराइव्ड, या तो कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सब जो है ये 5 याद रखना कि प्राइमरी डाटा टाइप होता है कितना, 5। ये फिक्स है, ये लिमिट है। और ये क्या है, अनलिमिटेड है। अगर अंतर भी आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि अनलिमिटेड है, यार ये है पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, क्लास है, फंक्शन है, यूनियन है। बहुत सारा टाइप होता है जो आता है हम लोग का किसमें, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी का नाम है डिराइव्ड, इसको हम डिराइव करते हैं खुद से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं लोग, सेकेंडरी डाटा टाइप हम उसको कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो तो इस तरह से इसका आंसर वो इतना ही लिखने बोल रहा है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप विथ एग्जाम्पल के साथ बोला था, तो एग्जाम्पल भी दे दिए इसका कौन कौन सा था। तो इस तरह से परफेक्ट आंसर लिखो, ताकि जो एग्जामिनी कॉपी चेक करे लगे कि हाँ अगला स्टूडेंट कुछ जानता है, कुछ समझता है, तो खुश होकर नंबर वो दे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक देखो क्वेश्चन पूछा है, राइट एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट। वैसे क्वेश्चन तो वहाँ लिखा था लेकिन वो गलत टाइप का लिख दिया था कि राइट एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट फॉर बाइनरी सर्च। तो वैसा नहीं होता है ना, एक चीज़ उसको पूछना चाहिए, या तो बबल सॉर्ट या तो बाइनरी सर्च, दोनों में से कोई एक पूछना चाहिए था, ठीक है। तो बबल सॉर्ट, तो बबल देखो एल्गोरिथम जो है, देखो हर बच्चा जो है नहीं बना पाता, लेकिन हमको नहीं लगता कि बहुत टफ है। देखो एल्गोरिथम में होता क्या है कि किसी भी प्रोग्राम को करने का, लिखने का
जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, अगर उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को अगर मैनुअली हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर रिकॉर्डिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि राइट एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में करते क्या है, तो ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि बबल सॉर्ट में हम बताए थे कि देखो कि ये एक अरे है। ठीक है, ये अरे है। अरे में अगर हम कुछ एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर रखे हुए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का एलिमेंट को रखें, सपोज कि यहाँ 5 है, 7 है, 8 है, 2 है और यहाँ पर 3 है, ये है, इसको कहते हैं लोग अनसॉर्टेड। कैसे बोलते हैं लोग, ये अनसॉर्टेड है, ये सॉर्ट किया हुआ नहीं है, इसे हमें सॉर्ट करना है। तो बबल सॉर्ट में, बबल में क्या था, जंप करना, हर बार जंप करना। तो हम इसको एक बार इससे चेक करेंगे, है ना, फिर 7 को 8 से चेक करेंगे, फिर 8 को 2 से चेक करेंगे, फिर 2 को 3 से चेक करेंगे, हर बार जंपिंग करते थे, इसी कहते थे बबलिंग। और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या बताए थे कि इसको चेक करेंगे फर्स्ट को सेकंड से सॉरी, फिर सेकंड को फर्स्ट को, फिर थर्ड से, फिर फर्स्ट को फोर्थ, फिर फर्स्ट को लास्ट से। हर बार हमने फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर कहता है नहीं कि बस उसके अगला एलिमेंट को चेक करना है, अपने फर्स्ट को उसका अगला। इसलिए यहाँ पर क्या किए कि जे का मान जब 0 दिए थे तो 0 + 1 मतलब 1 हो गया, हमने पहला को फिर उसका सेकंड से। हर बार इसको हम आई को यहाँ पर बढ़ा रहे। तो वही यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले स्टेप, देखो एल्गोरिथम जब भी आता था स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लिख रहा था। स्टेप 1 में लिख दिया स्टार्ट, रीड 7 एलिमेंट्स इनटू एन अरे, एक अरे का नाम दिए AR, उसी हमको सभी एलिमेंट को 7 को एलिमेंट करना है। साइज कितना दिए हम लोग, 7 दिए। आई का मान 0 से कहाँ तक, साइज -1 तक चल रहा है हम लोगों का, है ना। साइज -1, अगर साइज लिए 7 तो कहाँ तक जाएगा, वो 6 तक जाएगा हम लोग का। फिर से क्या किया, नीचे जब आए हम लोग तो फिर से जे का लूप चला। देखो इसका काम है कितने बार वो रिपीट करेंगे ताकि मेरा शॉर्ट हो जाएगा। और ये एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दो, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप बोलते हैं। जो लूप के अंदर लूप होता है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप कहते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लिख दिए जे = 0, साइज -1, हर बार एक कम होते जाएगा जो आई का मान से। तो पहला को हम लोग क्या किए, चेक किए कि अरे ऑफ जे क्या बड़ा है अरे ऑफ जे +1 से। अगर ये बड़ा होगा अगला एलिमेंट से तो देखो इसको स्वेप कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो हर बार स्वेप करते चलेंगे, है ना। और स्वेप करने के बाद जब एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा तो क्या किया यहाँ पर देखो कि प्रिंट ऑल सॉर्टेड एलिमेंट, उसके बाद स्टॉप कर दिए। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग को देख लेना है। इसको देखो, जो समझ सकते हो तो ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर से हम आपको बता नहीं रहे कि मेन फोकस करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब सारा चीज़ होता है क्लासेस में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अरे इन C++। में अरे क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसका टाइप को हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अरे जो है आप लोग को जान रहे हैं कि ये अरे जो है वह हम लोग किस में आता है, डाटा स्ट्रक्चर। जो डाटा स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़े थे उसी का एक पार्ट है अरे। तो डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर की डिफिनेशन भी आता है एग्जाम में बहुत बार कि डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे, है ना, टू हैंडल ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कि अधिक मात्रा में डाटा को हैंडल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, है ना, हम लोग यूज़ करते हैं किसको, डाटा स्ट्रक्चर को। तो डाटा स्ट्रक्चर जो हम लोग होता है उसमें बहुत सारा एक वे होता है, एक लॉजिकल कंसेप्ट होता है जहाँ पर डाटा को हम स्टोर करते हैं। जैसे अरे भी एक हम लोग का डाटा टाइप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया। तो ये सब एक डाटा स्ट्रक्चर का एक कह सकते हो, उसका डिफरेंट कैटेगरी है, लॉजिकल एक वे है डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि अरे एक सेकेंडरी डाटा टाइप है। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अरे बना हुआ रहता नहीं पहले से, हम इसको खुद से बनाते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर सिमिलर डाटा आइटम। देखो यही ध्यान में रखना है, सिमिलर मतलब होमोजीनियस। ये बहुत बार पूछता है कि किस तरह के डाटा को स्टोर करता है, होमोजीनियस एलिमेंट को स्टोर करता है कौन, अरे। अंडर ए सिंगल रेफरेंस नेम ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। जो कि अरे में कहता है कि जितना भी एलिमेंट हम स्टोर करते हैं एंड अरे के थ्रू से मेमोरी में, तो लगातार मेमोरी में स्टोर होता है। अगर पहला एलिमेंट अगर स्टोर हो रहा है 5 में तो अगला होगा 7 में, मतलब क्योंकि वो अगर इंटीजर है तो वो 2 बाइट कंज्यूम करेगा,
तो लगातार कंटिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करते हुए आगे बढ़ता है वो। तो यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कभी भी एग्जाम में कि अरे जो है किस टाइप के एलिमेंट को क्या करता है, वो स्टोर करता है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करता है। और ये एक तरह का स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है, नॉट डायनामिक। जो डायनामिक कौन करता है, पॉइंटर हो गया, वो डायनामिक जो है मेमोरी को एलोकेट करता है। लेकिन अरे जो है वो स्टैटिक मेमोरी को एलोकेट करता है। कैसे करता है स्टैटिक? तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हम लोग हैं, है ना, कि सबसे पहले यहाँ इंट अरे और 5 दिए, तो 5 जो साइज है तो फिक्स कर दिए ना। तो क्या स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एकदम फिक्स, स्थिर होना। हम फिक्स कर दिए। अब हम ना साइज को ना एक्सपेंड कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो हम लोग का फिक्स हो चुका है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्टैटिक है, नॉट डायनामिक, ठीक है। आप अब अगला उसी क्वेश्चन में पूछ दिया तुमको कि एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसका टाइप क्या क्या होगा। तो हम लोग पहले से पढ़े कि अरे जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है 1D और देन सेकेंड इज 2D। तो दोनों को यहाँ पर देखो एक्सप्लेन कर दिए। 1D इसका नाम क्यों पड़ा, कहता है इन दिस अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड आइदर इन रो और ये कॉलम। मतलब डाटा जो स्टोर होगा देखो इस तरह से हॉरिजेंटल वे में स्टोर होगा या तो वो वर्टिकल वे में स्टोर होगा, लेकिन जहाँ भी होगा वो एक ही जगह पर होगा। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट यहाँ है तो एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ है तो एक एलिमेंट यहाँ, ऐसे नहीं होगा। या तो हॉरिजेंटल, या तो वर्टिकल, या तो रो, या तो कॉलम। इसलिए इसको ध्यान में रखना कि 1D, इसलिए इसका नाम पड़ा 1D अरे। या तो 1 डायमेंशन में ऐसे हो चाहे ऐसे हो, किसी एक ही डायमेंशन में डाटा को स्टोर कर सकते हैं हम लोग, किस में, 1D अरे में। हाँ, लेकिन शर्त है कि सबका टाइप सेम होना चाहिए। अगर इस फर्स्ट इंडेक्स में जो अरे का इंडेक्स शुरू कहाँ था, 0 से कहाँ था, जितना साइज लोगे उतना एक कम, एक -1 जाएगा हम लोग का, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सभी एलिमेंट सेम टाइप का होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का नहीं है। डिफरेंट टाइप करेगा तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत। तो इसी हम लोग का कहते हैं 1 डायमेंशनल अरे, इसको कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2D अरे। 2D अरे क्या होता है कि इन दिस अरे, इस अरे में, इन दिस अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड बोथ डायमेंशंस रोज एंड कॉलम, है ना। रो में भी रहेगा और कॉलम में भी रहेगा। तो याद रखना कि पहला जो साइज जो देते हैं लोग उसको कहते हैं ये रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। जैसे 2 और 3 दिए तो आप इस तरह से एक डायमेंशन बन जाता है। देखो इसमें 2 गो रो बन गया और 3 गो कॉलम, देखो ये 3 कॉलम हो गया। अब हम जो है एलिमेंट जो यहाँ जो दे रहे हैं सबका अलग अलग, जो एलिमेंट हम यहाँ पर दिए हम लोग अभी फर्स्ट में, जैसे कि यहाँ दिए 2 6 6, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ 6, ये हो जाएगा 6। ये गलत बन गया आपका, 3 ही रो होगा ना, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। उसके बाद क्या दिए, फिर 4, फिर 7 और यहाँ भी दिए 4। तो 2/3 साइज का क्या बन गया हम लोग का, एक मैट्रिक्स बन गया। और मैट्रिक्स को यहाँ क्या कहते हैं, 2D अरे कहते हैं। कि जब डाटा को हमें कलेक्ट करना, इनपुट लेना रहता है टेबुलर फॉर्मेट में, प्रोसेसिंग करना रहता है टेबुलर फॉर्मेट में, और आउटपुट भी देना है टेबुलर फॉर्मेट में, देन वी यूज 2D अरे, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफिनेशन लिख देना था हम लोगों को। चलो अब आता है हम लोग का अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले कह रहा है सर्किट डायग्राम इसका क्या कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 इनपुट्स होता है, पहले एक्स ले लेंगे हम लोग, देखो एक्स ले लेंगे हम लोग पहले, और फिर इसी से क्या करेंगे, एक तार को फिर से काट करके एक्स को ले लेंगे, और फिर एक और क्या है वाई, तो वाई को भी ले लेंगे। दोनों के बीच में देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, डॉट। तो पहले डॉट मतलब एंड, पहले एंड गेट बना लेंगे हम लोग, और एंड गेट बनाने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। देखो होल्ड, ऊपर में होल्ड दिया तो इन्वर्टर लगा देंगे दोनों के लिए, कॉमन इन्वर्टर, ठीक है, कॉमन इन्वर्टर बन गया हम लोग का। इसके बाद इधर से जो एक्स जा रहा था इसको आगे बढ़ा देंगे, और दोनों के बीच में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्लस, क्या दिया हुआ है, प्लस। तो फिर प्लस मतलब क्या हो सकता है, और गेट, यहाँ क्या बना देंगे हम लोग, और गेट। देखो ये हो जाएगा हम लोग का आउटपुट। अब यहाँ तुम आउटपुट लिख भी सकते हो कि x प्लस एक्स वाई का होल डैश, ठीक है। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अब कह रहा था इसका क्या, ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल भी बनाना हम लोग को। तो देखो नीचे क्या किया, ट्रूथ टेबल बना दिए हैं। सबसे पहले x इनपुट, y हो गया, मेन इनपुट हो गया x y। तो जब भी हम लोग बनाते थे, जब ट्रूथ टेबल तो लोगों को क्लास में पढ़ा रहे थे, या आप जहाँ भी पढ़े होंगे, कि जितना जितना उसका अलग अलग जो टर्म होता है उसको लिखते हैं, और फिर ये आउटपुट का एक कॉलम हो गया, ये हो गया आउटपुट का कॉलम हो गया हम लोग का, ठीक है। तो पहले क्या किए, एक्स और वाई दोनों को यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई किए,
तो दोनों एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड कहता है कि सभी इनपुट में अगर 1 होगा तभी 1 होगा। तो यहाँ दोनों में देखो फॉल्स, तो आउटपुट मेरा फॉल्स हो गया। तो यहीं पर दोनों 1 था तभी यहाँ 1 हुआ। अब डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकालते थे 11th क्लास में, अगर 0 का उल्टा 1 हो, 0 उल्टा 1, 0 उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब यहाँ पर क्या था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये है एक्सप्रेशन कि हमको देखना है यहाँ पर 2 कॉलम, एगो एक्स को देखना था, हमको देखना था एगो एक्स को, एक देखना है एक्स वाई डैश को, एक इसको और एक इसको, दोनों को देखना है। और दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। अब इसमें और इसमें दोनों में से किसी में अगर एक हुआ तो आउटपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ दिया, प्लस मतलब क्या आता है, और मतलब एक भी 1 तो आउटपुट 1। तो यहाँ पर क्या हम लोग का 0, यहाँ 1, तो 0 1 क्या हो गया, 1 हो गया, फिर 0 फिर 1, 0 1 1 1 1 फिर 1 फिर 1 0 1, सब में इनपुट 1 हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का आउटपुट। ठीक है, अब आता है हम लोग का सबसे पहले डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखो ये इनहेरिटेंस से पूछा है, जो UPS का एक फीचर्स है। तो सिंगल इनहेरिटेंस का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोग बताए थे कि जब कोई एक सिंगल सब क्लास, जब कोई एक चाइल्ड, जैसे हम सिंगल स्टूडेंट हैं, आप सिंगल एक टीचर हैं, तो एक सिंगल स्टूडेंट एक सिंगल टीचर से गुण अगर ले रहा हो तो उस तरह का कंसेप्ट को क्या बोलते हैं लोग, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ लिखा दिए सिंगल सब क्लास, व्हेन ए सिंगल सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ए सिंगल सुपर क्लास देयर इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ चाइल्ड कौन है, बी है, और बी जो है गुण किसे ले रहा है, ए से ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि ये एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ में बताना था। एग्जाम्पल देखो ले लिए यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले क्या किए हैं, एक सुपर क्लास बना दिए क्लास ए, और पता है कि क्लास, अगर क्लास ए अपना गुण किसी दूसरे क्लास को अगर दे रहा है तो क्लास ए का जो डाटा मेंबर होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्योंकि जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बच्चों कि डाटा मेंबर को ही क्या बोलते हैं लोग, वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल जो होगा वो किस में होगा, प्रोटेक्टेड पार्ट में रखेंगे, तभी हम इनहेरिट करेंगे उसका मेंबर को। अदरवाइज प्राइवेट मेंबर कभी इनहेरिट होता नहीं है। तो हम ये क्लास का भी नाम ये दिए, तो छोटा ये क्या दे दिए, वेरिएबल का नाम दे दिए, ताकि हम जल्दी से उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसलिए बहुत सिंपल एग्जांपल दो, एग्जाम ही नहीं कहते थे। एग्जाम में लिखा हो रहता है क्वेश्चन में कि स्टूडेंट प्लीज़ गिव योर आंसर इन ऑन वर्ड्स, अपने शब्द में उत्तर दीजिए। तो आप क्या सीखे हो, कैसे सीखे हो, उसके अनुसार से आपको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिख दिया क्लास ए है, और आप क्या किए, एगो मेंबर फंक्शन देखो यहाँ बना दिए हम लोग, गेट ये नाम का एक मेंबर फंक्शन है, और हम इनपुट भी ले लिए गेट ये में, ए का मान हम 10 ले लिए। अब इस गेट ये मेंबर फंक्शंस को क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो कॉल करेगा, लेकिन साथ ही साथ में क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉल कर सकता है। इंटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे पास है पिता के जो पिता का संपत्ति है, उस संपत्ति को हमारा पुत्र यूज कर सके, मतलब सन जो उसको यूज कर सके। इसी तो कंसेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस, हम लोग कहते हैं। इससे क्या होगा कि मेमोरी जो चाइल्ड का है वो बचेगा और काम फास्ट होगा। देखो यहाँ पर अब यहाँ क्या किए, क्लास बी जो है ये मेरा चाइल्ड क्लास है, क्लास बी जो क्या है चाइल्ड क्लास है, और वो गुण ले रहा है पब्लिक ऑफ ये सुपर क्लास है। और सुपर क्लास का जो पब्लिक पार्ट है वो हम दे रहे हैं किसको, क्लास बी को। ठीक है, तो ये याद रखना कि कॉलन जो होता है कॉलन, तो कॉलन का यूज हम लोग इसी तरह के काम में के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर। लेकिन इसको हम जो इंट बी जो डाटा मेंबर है इसको कहाँ रखें, प्राइवेट पार्ट में, क्योंकि क्लास बी जो है गुण ये को नहीं दे सकता है, या तो नीचे नहीं दे रहा है किसी और को। इसीलिए हाँ, अगर यदि क्लास बी भी का भी गुण किसी और के पास जाता तो फिर यहाँ लिखते हम प्रोटेक्टेड लिखते। लेकिन हम तो यहाँ ये दो क्लास है, क्लास ए क्लास बी, तो ये क्लास बी टेक्स फीचर्स फ्रॉम क्लास ए, वो ले रहा है किससे, क्लास ए से। ठीक है, तो यहाँ हो गया बी नाम का। अब यहाँ क्या किए लोग देखो, गेट बी एक मेंबर फंक्शन है, और उसमें क्या किए, बी इक्वल टू 12 कर दिए। अब देखो ये नाम का जो वेरिएबल है
वो तो क्लास बी का तो है नहीं। ये नाम का जो वेरिएबल है वो क्लास ए का वेरिएबल है। और यूज़ कौन कर ले रहा है हम लोग का, यूज़ कौन कर रहा है, गेट बी नाम का जो मेंबर फंक्शन वो यूज़ कर रहा है हम लोग का, यहाँ पर देख लो यूज़ कर रहा है ना। क्योंकि ये क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। इससे हुआ क्या कि देखो, हमने गेट बी नाम का जो मेंबर फंक्शन है, इसको दो गो वैल्यू का ज़रूरत था, तभी वो दोनों को जोड़ता। तो एक तो इसका अपना है, 20=12 अपना है, और ये एक ए से ले लिया, तो इसके पास ये 2 बाइट ही मेमोरी कंज्यूम किया, और वो तो क्लास ये तो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम किया था। इसलिए इनहेरिटेंस का कंसेप्ट में क्या होता है कि मेमोरी बचता है। क्योंकि आप हमसे क्या पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस खाली पढ़ रहे हो, इसके अलावा भी तो आप चाइल्ड हो, आपको तो और भी तो टीचर गुण दिए होंगे, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, लेकिन हमसे आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो वही कह रहा है कि गेट बी के पास अपना तो बी था ही, 12 तो था ही, अब 10 जो क्या किया, गेट क्लास ए से ले लिया वो। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, इनहेरिटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किए, ये बी नाम का एक ऑब्जेक्ट, बी नाम का क्लास है, और OB1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है किसका, ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास बी का। और क्लास बी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि क्लास ए का जो मेंबर फंक्शन है, देखो उसको भी यूज़ कर रहा है, और अपना तो यूज़ कर ही सकता है। क्योंकि आप लोग को ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉट ऑपरेटर का यूज़ कब और क्यों करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ होता है कि किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए, चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे क्लास हो। स्ट्रक्चर में हम लोग यही चीज़ पढ़े थे, और यहाँ पर भी देखो डॉट का प्रयोग होता है। OB1 यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, और गेट ये एक फंक्शन जो कॉलिंग पार्ट है, हम कॉल कर रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना नहीं पड़ा, वो E1 हमको बनाना नहीं पड़ा। हम क्लास बी के ही ऑब्जेक्ट से गेट ए को भी और गेट बी को दोनों को कॉल कर लिए। यही बेनिफिट होता है हम लोग का इनहेरिटेंस में। कोई दिक्कत? चलते हैं अगला क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग सेक्शन सी का। इसके बाद जाएंगे हम लोग के सेक्शन डी का, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस वीडियो में सेक्शन सी का ही है ना, ताकि एक ही बार आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट कर दे रहे हैं, ताकि सब बच्चे को पढ़ने में सुविधा हो, है ना। तो वो कहता है व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया ये इंटरनेट से आप लोग को बच्चों पूछा है, इंटरनेट से, ये इंटरनेट का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं, यह एक कम्युनिकेशन मीडिया होता है। एक कम्युनिकेशन, इसको हम लोग कम्युनिकेशन चैनल के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिकेशन चैनल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसके थ्रू से डाटा आता और जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ कि ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज़ ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ फिजिकली, या फिजिकल मीडियम, याद रखना, फिजिकल मीडियम जब होता है या केबल से जब जुड़ जाता है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन, देन दैट नेटवर्किंग एंड दैट ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया जो होता है बच्चों, वो याद रखना है कि आता है ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत में। तो ट्रांसमिशन मीडिया 2 प्रकार का, एक हो गया हम लोग का गाइडेड, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और एक होता है अनगाइडेड। और एक क्या होता है हम लोग का, अनगाइडेड। 2 प्रकार का हम लोग का मीडिया होता है। तो गाइडेड मीडिया जो होता है फिजिकल कनेक्टिविटी को बोलते हैं, और अनगाइडेड किसको बोलते हैं, वायरलेस को। किसको बोलते हैं, वायरलेस को बोलते हैं। याद रखना है कि वायरलेस डिवाइस जो भी होता है बच्चों, वो महंगा होता है। ठीक है, इसके पास सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन गाइडेड मीडिया के पास क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। आज इसीलिए आज के समय में जो ऑप्टिकल फाइबर, जो जियो फाइबर लोग जो बोलते हैं, जो हर घर तक जो पहुंचा है, तो वो तार के हेल्प के थ्रू से आपके घर तक वो टाटा केबल को लाकर जोड़ा है। तो गाइडेड मीडिया में क्या होता है, वो यहाँ देखो सब लिखवा दिए हैं तुम लोगों को कि गाइडेड मीडिया इज मोस्ट सेफ, सिक्योर एंड हाई स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। गाइडेड मीडिया के थ्रू से क्या होता है, डाटा का ट्रांसमिशन ज़्यादा स्पीड में होता है, हाई स्पीड में होता है, सिक्योर हो भी होता है, क्योंकि ज़्यादा हैकर जल्दी से डाटा को हैक नहीं कर पाता है, और क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है हम लोगों को गाइडेड मीडिया, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड यूजर हमारे डाटा पर, है ना, सेंध ना लगा सके, वो चोरी नहीं कर सके डाटा का। इसीलिए आज के कहने मतलब क्या, एक कंप्यूटर जैसे यहाँ पर है और एक कंप्यूटर यहाँ पर है, दोनों कंप्यूटर को अगर हमको आपस में अगर जोड़ना अगर रहे,
अगर हम तार के माध्यम से अगर जोड़ते हैं, बीच में कोई भी अगर थर्ड पार्टी अगर नहीं आ रहा तो डाटा चोरी कैसे होगा? सिंपल सा बात है। और अगर यदि ये वायरलेस रहेगा, मान लो कि यहाँ 2 कंप्यूटर है, यहाँ पर 2 कंप्यूटर है, दोनों को वायरलेस से जोड़ रहे, तो हो सकता है कि थर्ड व्यक्ति जो हैकर होता है वो हम लोग दोनों का किसी का आईपी एड्रेस या किसी तरह से अगर इलीगल सेंड मारना चाहे तो आराम से कर सकता था। इसीलिए वायरलेस जो होता है वो सेफ़ नहीं होता, याद रखना है। लेकिन जो गाइडेड मीडिया जो होता है वो ज़्यादा सेफ होता है और डाटा का स्पीड भी ज़्यादा स्पीड में होता है, लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबिलिटी भी इसके पास क्या बहुत ही ज़्यादा है। वायरलेस मशीन जल्दी से ख़राब होने का डर रहता है, ख़राब होता तो जल्दी से बनता नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अभी के समय में वायरलेस कीबोर्ड माउस सब आ गया है। तो वायरलेस कीबोर्ड माउस जो सीपीयू लगाता है, आता है कीबोर्ड आता है जो विथ वायर होता है, तो ये सस्ता होता है एज कम्पेयर किससे? वायरलेस से। इसका अगर ब्लूटूथ जो डिवाइस देता है अगर खो गया तो फिर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इससे बहुत से हम लोग के पास एग्जांपल है कि वायरलेस जो है वो सेफ जोन नहीं है, जितना सेफ क्या है ये है। और देखो सस्ता भी होता है हम लोग का, चीपर भी है। किससे? अनगाइडेड मीडिया से। इजी टू स्कैन फॉल्ट को पकड़ना आसान होता है क्योंकि तार से होता है। कहाँ तार में फॉल्ट है खुद से हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना है कि अगर एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ही अच्छा से अपने शब्दों में आप प्रयास करिए। इसलिए हम देखो पूर्ण लिखा दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी लगे और एक बार में जाके आप लिख करके आ सकते हो। इस तरह का अपना लैंग्वेज भी लिखा दिए हैं, नोट बुक लैंग्वेज, ठीक है। चलो इस प्रकार से आप कहा रहता है कि मोस्ट ये एग्जाम्पल दे दिए हैं ताकि और बेस्ट है, वो पूछा नहीं है लेकिन 3 नंबर का है तो दे दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि नहीं। ज़्यादा जो पॉपुलर जो मीडिया है हम लोग का है वो कौन है? ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और ऑप्टिकल फाइबर है। तो इस प्रकार से ये 3 तरह का मीडिया होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है ज़्यादा फ्लेक्सिबल केबल होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? खास करके टेलीफोन वायरिंग के लिए। कहाँ करते हैं? टेलीफोन वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं। कोएक्सियल केबल कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये टीवी का कनेक्शन के जो लोग करते हैं, जो छत से आपका डिश जो एंटीना है छत पर, वहाँ से आपका जो सेटअप बॉक्स तक जो आया है केबल, उसको कहते हैं कोएक्सियल केबल है। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ यूज़ करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, ईथरनेट केबल के लिए, है ना। तो इस प्रकार से सभी तरह का अलग अलग केबल होता है जो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत में आता है। कोई दिक्कत? तो इतना आप लोग याद रखेंगे। ये सेक्शन सी हम आपको जहाँ तक प्रयास किए आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे और फिर हम सेक्शन डी आप लोगों को बहुत ही विस्तार से फिर बताएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग को एक चैप्टर को उठा के आप लोग को रिविजन करवाएंगे। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जब भी कभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे या तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से कभी कभी ऑनलाइन में कभी दिक्कत होता है, लेकिन ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हम वीडियो बना करके देंगे और आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छा लगे तो अपने जो बहुत करीबी दोस्त है उसको ये दें। और कैसा लगा आप लोग को पढ़ने में आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।